तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस चैप्टर में जो है तो चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, जो क्लास 12th का जो है तो पहला चैप्टर है ना। उस पे जो टॉपिक आता है मेरे बच्चों, चार्ज आता है, उसको हम लोग अच्छे से और गहराई से समझने की ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है मेरे बच्चों, जो टॉपिक है वो चार्ज, ठीक है, चार्ज। तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी हाल ही में मतलब साल भर पहले मुझे एक क्लास 12th की लड़की मिली थी। उसका मतलब रिज़ल्ट आ गया था क्लास 12th में, उसका 76% था। मेरे बच्चों 76% कोई कम परसेंटेज नहीं होते हैं, उसके लिए प्रॉपरली स्टडीज़ हमें करनी पड़ती है, ठीक है। तो क्या होता है कि मैं उससे सवाल करता हूँ कि मैं कहता हूँ उससे कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, तो वो लड़की कहती है हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो। तो मैं बोला अच्छा ये बताओ आपका 76% आया है, बायोलॉजी से थी वो, है ना। तो मैं पूछता हूँ बताइए आवेश किसे कहते हैं। आवेश चार्ज को हिंदी में जो है तो आवेश कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं शौक हो गया, उसको सोच लो कि आवेश की जानकारी नहीं दी। आप सोचो कितनी बड़ी बात है ना। बहुत ऐसे लड़के हैं मेरे बच्चों जो पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, आवेश को समझते हैं, चार्ज को समझते हैं, बट वो है क्या इसकी डेफिनेशन उनको नहीं बनती है ना। तो हम लोग समझते हैं कि मेरे बच्चों चार्ज होता क्या है, ठीक है। तो मेरे बच्चों जो चार्ज है ना दोस्त, चार्ज समझो, ये मेरे बच्चों ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। क्या होता है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है, ठीक है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है मेरे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, ठीक है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी होने का मतलब क्या होता है, ठीक है। मतलब फंडामेंटल देखिए, जैसे आप मैटर तो जानते होंगे, ठीक है मेरे बच्चों। मैटर की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है उसमें मास होता है। क्या होता है? मास होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार मेरे बच्चों हम कह सकते हैं कि चार्ज भी उसी तरह होता है, ठीक है। कि एक जो मैटर है तो मैटर में यदि मास है, ठीक है, यदि मास है तो उसके पास चार्ज भी ज़रूर होगा, ठीक है। यदि मास है मेरे बच्चों तो उसमें चार्ज भी ज़रूर होगा। हाँ, हो सकता है कि उसका उस बॉडी का नेट चार्ज 0 हो, ठीक है, बट उसमें चार्ज होगा। जैसे एग्जांपल दैट हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी को समझने के लिए और बेहतरीन तरीका समझते हैं, जैसे ईमानदारी है, ठीक है। ईमानदारी है, ईमानदारी यार हम हैं तो हमारे अंदर ईमानदारी भी है, ठीक है। उसी तरह मतलब मैटर का एक गुण होता है, ये चार्ज क्या होता है, मैटर का एक गुण होता है। जैसे हमारे अंदर ईमानदारी होती है, ठीक है, उसी तरह चार्ज भी किस में रहता है, किसी भी मैटर में या मास में जो है तो चार्ज रहता है। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो कहा जाता है कि जो नेट चार्ज है तो ऑलवेज जो है तो एसोसिएटेड विद मास होता है। जो चार्ज होता है बॉडी का वो ऑलवेज मास से एसोसिएटेड रहता है। मतलब यदि आप समझ लो, यदि चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो उस बॉडी में, तो आप ये दिमाग लगा सकते हो जहाँ चार्ज है तो वहाँ मास भी है। अब जहाँ मास है तो वहाँ चार्ज है ये ज़रूरी नहीं है। जहाँ मास है वहाँ चार्ज है ये ज़रूरी नहीं है। समझ पा रहे हो? नेट चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ दोस्त। मैं क्या बोल रहा हूँ अभी समझो कि दोस्त जहाँ चार्ज है तो आप समझ लेना, जहाँ चार्ज है तो वहाँ मास पक्का होगा। ये बात दिमाग लगा लो, ठीक है। जहाँ चार्ज है तो वहाँ मास होना ज़रूरी है। लेकिन जहाँ मास है, ठीक है, वहाँ नेट चार्ज हो, नेट चार्ज एग्जिस्ट करता है ये बात ज़रूरी नहीं है। मैं नेट चार्ज बोलूँ, चार्ज नहीं बोल रहा हूँ। चार्ज है, जहाँ मास है वहाँ चार्ज है, ठीक है, लेकिन मैं नेट चार्ज की बात करता हूँ। जैसे एग्जांपल दैट हम लोग मास तो हैं लेकिन हमारे पास चार्ज नहीं है, नेट चार्ज नहीं है। चार्ज है लेकिन हमारे पास नेट चार्ज नहीं है। अभी नेट चार्ज नहीं समझ में आया ना, अभी आगे चल के समझोगे। समझ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब हमारे अंदर चार्ज है लेकिन हमारे अंदर अभी नेट चार्ज 0 है। नेट चार्ज क्या है? 0 है। अब ये हुआ कैसे, क्यों हुआ, ये आगे बात होगी, ठीक है। फिलहाल ये समझो कि चार्ज इज नथिंग बट दी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। यदि ये पॉइंट नहीं समझ में आया है तो इसको समझाने के लिए आगे जो है तो आपको वेट करना पड़ेगा इसको समझने के लिए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो मेरे बच्चों यदि हम आगे देखें तो मेरे बच्चों चार्ज 2 प्रकार का होता है। जैसे मान लो ईमानदारी
हम कह सकते हैं कि गुण दो प्रकार के होते, अच्छे गुण और बुरे गुण। ऐसे चार्ज भी दो प्रकार का होता है, किसी भी मैटर का चार्ज भी दो प्रकार का होता है, ठीक है। किसी भी मैटर में मेरे बच्चों चार्ज दो प्रकार का होता है, ठीक है यार। एक चार्ज को हम लोग मेरे बच्चों बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और एक चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव चार्ज बोलते हैं, ठीक है। अच्छे गुण और बुरे गुण। उसी प्रकार पॉजिटिव चार्ज रहता है और क्या रहता है, निगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। दो प्रकार के चार्ज होते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। पॉजिटिव चार्ज जो है तो प्रोटॉन में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, प्रोटॉन में, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज काहे में पाया जाता है, प्रोटॉन पे जो चार्ज पाया जाता है उसे हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, ठीक है। और निगेटिव चार्ज जिसमें पाया जाता है उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन में जो है तो क्या पाया जाता है, निगेटिव चार्ज पाया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रॉन पे क्या पाया जाता है मेरे बच्चों, गुण दो प्रकार के होते हैं, अच्छे गुण और बुरे गुण, समझिए। उसी प्रकार किसी भी मास का जो चार्ज है तो दो भाग में कैटेगराइज करा जा सकता है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे जो चार्ज रहता है उसे हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज रहता है उसे निगेटिव चार्ज कहते हैं। पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। आपको पता होगा मेरे बच्चों, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन पे जो है तो कोई चार्ज नहीं होता, ये कहना गलत है। अब पूछो क्यों गलत है, देखो न्यूट्रॉन में मास पाया जाता, बोलो हाँ। न्यूट्रॉन में क्या पाया जाता है मेरे बच्चों, मास पाया जाता है। और जहाँ मास होता है चार्ज वहाँ जरूर होता है, जहाँ मास होता है वहाँ पे चार्ज जरूर रहता। हाँ हो सकता है कि नेट चार्ज जीरो हो, हाँ हो सकता है कि नेट चार्ज जीरो हो, लेकिन उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स के पास चार्ज रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मैं यदि आपसे कहूँ, मैं एक एटम का चित्र बनाओ ऐसे करके, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे प्रोटॉन और क्या रहता है मेरे बच्चों, न्यूट्रॉन रहता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है। समझ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे समझ पे आ रहा है भाई साहब कि नहीं आ रहा है। देखो इसमें कितना चार्ज रहता है, +1 चार्ज रहता है, किस पे, एक इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। -1 चार्ज रहता है। ई बराबर कितना होता है, ई बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। कूलॉम जो है तो चार्ज की SI यूनिट होती है, क्या होती है, चार्ज की SI यूनिट होती है। एक इलेक्ट्रॉन के पास जितना चार्ज रहता है उसे ही पूरी दुनिया का फंडामेंटल चार्ज, सबसे छोटा चार्ज उसी को कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि किसी बॉडी में, यदि किसी फंडामेंटल पार्टिकल में सबसे कम यदि कोई चार्ज पाया जा सकता है तो वो कितना, 1e, मतलब इतना चार्ज पाया जा सकता है। इससे कम चार्ज होता नहीं है, होता है ऐसा नहीं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो ऐसे नहीं पाया जाएगा। कुल मिला के नेचर में नहीं पाया जाएगा ऐसे। है, मैं मानता हूँ है, फ्रैक्शनल चार्ज है, लेकिन ऐसे पार्टिकल्स के पास, जैसे एग्जांपल दैट अभी तुम समझो प्रोटॉन किससे बना होता है बताओ। प्रोटॉन के पास देखो, हमारे तुम्हारे पास चार्ज कहाँ से आया, दिमाग लगाओ। हमारी जो बॉडी है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमारी जो बॉडी है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और काहे से बनी हुई है, न्यूट्रॉन से बनी हुई है। समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है तो फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गए। इलेक्ट्रॉन तो अपने आप में एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है, ये आपको पता है। इलेक्ट्रॉन को जब तोड़ोगे तो उससे छोटी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से छोटी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन को तोड़ा जा सकता है मेरे बच्चों। प्रोटॉन को जब आप तोड़ते हो तो प्रोटॉन एक अप क्वार्क, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, प्रोटॉन 2 अप क्वार्क, एक नहीं 2 अप क्वार्क। प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। प्रोटॉन में क्या होता है, 2 अप क्वार्क होते हैं और एक क्या रहता है मेरे बच्चों, एक डाउन क्वार्क रहता है। 2 अप क्वार्क रहते हैं और एक क्या रहता है, एक डाउन क्वार्क रहता है, ठीक है। एक जो अप क्वार्क होता है उसके पास कितना चार्ज पाया जाता है पता है आपको। एक जो अप क्वार्क होता है उसके पास 2/3 पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 2/3 चार्ज, पॉजिटिव 2/3 चार्ज पाया जाता है। और इसके पास भी पॉजिटिव 2/3 चार्ज पाया जाता है,
तो बताओ क्या क्वार्क इंडिपेंडेंटली नेचर में पाया जाता है? दिमाग लगाओ। क्वार्क इंडिपेंडेंटली नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, वो प्रोटॉन के अंदर रहता है। क्वार्क का बिना प्रोटॉन, क्वार्क्स वगैरह जो है तो इंडिपेंडेंटली नहीं पाए जाते, वो प्रोटॉन वगैरह के अंदर रहते हैं। समझ में, वो अलग से ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है तो अपन कह सकते हैं उनको अलग कर सकते हैं हम लोग। काहे से अलग कर सकते हैं हम लोग? उनको एटम से अलग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनको नहीं अलग कर सकते। क्वार्क्स को प्रोटॉन से नहीं अलग कर सकते। कुल मिला के मुद्दा ये है, वो इंडिपेंडेंटली नहीं जा सकते, नहीं रहते। क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली नहीं रहते इसलिए चार्ज भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए चार्ज भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। अब मैं तुमको बताता हूँ कि प्रोटॉन के पास +1 ई चार्ज रहता है, एक प्रोटॉन के पास +1 ई चार्ज रहता है। मतलब ये माइनस में है तो इतना ही चार्ज इसके पास रहता है, -1.6 इंटू, अरे प्लस में है ना, इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज इसके पास रहता है ना। ई को फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। किसी बॉडी में सबसे कम चार्ज हो सकता है तो इतना हो सकता है। ये इंडिपेंडेंट चार्जेस नहीं हैं, है ना। तो इसके पास +2/3 ई, 2 अप क्वार्क से, चूँकि प्रोटॉन किससे बना है मैं ये बता रहा था, है ना, 2 अप क्वार्क, है ना, 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से। डाउन क्वार्क के पास कितना चार्ज रहता है? -1/3 ई रहता है चार्ज। समझ में आ रहा है ना। अब इस प्रोटॉन का नेट चार्ज जोड़ो, नेट चार्ज, ठीक है। तो नेट चार्ज के लिए क्या करते हैं, नेट किसी बॉडी का यदि आपको नेट चार्ज निकालना है तो उसके सारे चार्ज को जोड़ दो। तो +2/3 ई, +2/3 ई और -1/3, इसका टोटल ऐड कर दो, ठीक ना। तो कितना हो गया मेरे बच्चों? 2 4/3 ई और -1/3। तो 4 में गए कितना हो गया? 4 में गए 3/3 ई चार्ज, 3 1 जा 3 1, तो 1 ई +1 ई चार्ज जो है तो एक प्रोटॉन के पास रहता है। इस तरह नेट चार्ज निकालते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा ना। लेकिन मैं बोलता हूँ कि न्यूट्रॉन की मैं बात कर रहा था कि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, ये कहना गलत है। उसमें नेट चार्ज 0 होता है। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, ये कहना गलत है। समझ में आ रहा है ना। न्यूट्रॉन जो है तो न्यूट्रल रहता है, उसमें जितना प्लस चार्ज रहता है उतना ही माइनस चार्ज रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। न्यूट्रॉन की मैं बात करता हूँ तो न्यूट्रॉन जो है मेरे बच्चों, तो यदि न्यूट्रॉन की स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग तो ये 2 डाउन क्वार्क्स, 2 डाउन क्वार्क्स और एक अप क्वार्क्स से बना होता है। मैंने अभी आपको बताया कि डाउन क्वार्क के पास कितना वो होता है चार्ज, -1/3 ई, ठीक है। तो -1/3 ई और इसके पास भी -1/3 ई, है ना। और ये जो अप क्वार्क होता है उसके पास तो जानते हो +2/3 ई चार्ज रहता है, ठीक है। अब इसका टोटल जो है तो आप नेट चार्ज निकालो इसका, है ना। तो जब आप नेट चार्ज इसका कैलकुलेट करोगे तो इसका नेट चार्ज कितना हो गया मेरे बच्चों, बताओ। इसका टोटल नेट चार्ज कितना हो गया? तो -1/3 ई जुड़ गए तो -2/3 ई हो गया, ठीक है। और इसके पास कितना चार्ज है? अप क्वार्क के पास +2/3 ई, ठीक है। अब देखो प्लस और माइनस ये ख़त्म हो गया, कितना आ गया? 0। इसलिए ये कहना गलत है कि न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, है ना। ये कहना सही है कि न्यूट्रॉन में जितना प्लस चार्ज रहता उतना ही माइनस चार्ज रहता, इसलिए हम लोग चार्ज नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमारे पास क्या है, हमारे पास जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है। कि परमाणु इसीलिए तो क्या होता है, आपका जो एटम होता है तो इसीलिए क्या होता है? न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है वो। अब ये मार्कर जो मैं लिया हूँ ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं कहना गलत है, इसमें चार्ज नेट चार्ज 0 है, ये कहना सही है, ठीक है। यदि मैं इसको चार्ज करना चाहूँ तो मैं चार्ज कर सकता हूँ दोस्त। यदि मैं इसको बाल में रगड़ूंगा ना तो कुछ ना कुछ काम हो जाएगा। अब मैं आपको फिर वो आगे चार्ज पैदा करना सिखाऊंगा कि कैसे किसी बॉडी में चार्ज लाया जा सकता है, वो कहानी अलग है, देखो, ठीक है। लेकिन अभी ये समझो कि जहाँ मास है मेरे बच्चों चार्ज भी वहाँ है, और जहाँ चार्ज है वहाँ भी मास है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। मैं वही बात आपको समझाना चाहता था कि यदि मास है तो चार्ज होगा ही होगा दोस्त। हाँ, हो सकता है कि नेट चार्ज 0 हो, ऐसा हो सकता है, बट जहाँ मास है वहाँ चार्ज होगा। हाँ, नेट चार्ज 0 हो सकता है। समझ में आ रहा ना। हमारे अंदर मास है तो हमारे अंदर चार्ज भी है।
हाँ, नेट चार्ज 0 है। तो आशा करता हूँ बच्चों समझ में आ रहा है। चार्ज मतलब क्या, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। जैसे किसी भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी मास होता है, उसी प्रकार चार्ज भी होता है। तो जहाँ मास रहेगा चार्ज भी वहाँ रहेगा ही रहेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बोलो। ठीक है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, ओके। तो चार्ज किसी बॉडी में कहाँ से आया दोस्त, बताओ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन काहे से बनते हैं, क्वार्क्स से बनते हैं। ठीक है, क्वार्क्स में अब बोलोगे, क्योंकि अभी आपने समझा मेरे बच्चों, किसी बॉडी में जो है तो चार्ज कहाँ से आया है, ठीक ना। फ्रॉम वेयर चार्ज कम इन अ बॉडी, है ना। फ्रॉम वेयर चार्ज केम इन अ बॉडी। एक किसी बॉडी में चार्ज कहाँ से आया दोस्त। ठीक है, तो मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ। मेरे अंदर जो चार्ज है तो वो कहाँ से आया। ठीक है, तो चूँकि आपको पता है कि मैं किससे मिल के बना हूँ, मैं एटम से मिल के बना हूँ। काहे से मिल के बना हूँ, एटम से। ठीक है, एटम के पास चार्ज कहाँ से आया, उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास तो इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही फंडामेंटल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही फंडामेंटल है, तो उसके पास चार्ज रहेगा। क्यों, क्योंकि उसके पास मास है। क्या है, मास है। तो मास रहेगा तो चार्ज जरूर रहेगा। अब फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मास है तो चार्ज है। अरे आदमी है तभी ईमानदारी है, आदमी नहीं है तो ईमानदारी नहीं है, ऐसा समझो, गुण है वो। प्रोटॉन वगैरह के पास चार्ज कहाँ से आता है दोस्त, तो इनके पास जो चार्ज है तो इनके पास आता है चार्ज कहाँ से, क्वार्क्स से। आप बोलोगे क्वार्क्स कहाँ, क्वार्क्स से चार्ज कहाँ, क्वार्क के पास चार्ज कहाँ से आया, बोलो। अरे क्वार्क के पास मास है मेरे भाई, तो मास है तो चार्ज है। अरे मास है तो चार्ज है। इसके पास चार्ज है लेकिन वो कैसा है, न्यूट्रल है। कैसा है, न्यूट्रल। जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है, और इसीलिए क्या हो गया है, न्यूट्रल हो गया है। लेकिन ये कहना गलत है कि इसके पास चार्ज नहीं है, ये कहना गलत है। यस, नेट चार्ज मेरे बच्चे 0 है, बट ये कहना गलत है कि इस पर चार्ज नहीं है। ओके, आशा करता हूँ मेरे बच्चे समझ में आ गए आपको। ठीक है, अब इसको मैं मिटा सकता हूँ ना। चार्ज कहाँ से आता है, मास से आता है चार्ज। मास है तो चार्ज है। ईमानदारी कहाँ से आती है दोस्त, आदमी से आती है। आदमी है तो ईमानदारी है, आदमी नहीं है तो ईमानदारी एग्जिस्ट नहीं करती। समझ में आया ना। ठीक है, यदि ईमानदारी एग्जिस्ट कर रही तो आप अंदाज़ा लगाओ कि आदमी भी होगा ही होगा, है ना। ईमानदारी है तो आदमी है। क्यों, क्योंकि ईमानदारी है तभी तो आदमी है ना। नहीं समझ में आ रहा है। अरे भाई, ईमानदारी है इसका मतलब क्या हुआ, आदमी है, और आदमी है तो उसके अंदर ईमानदारी होगी ही होगी। अब ईमानदारी भी होगी, बेईमानी भी होगी। समझ में आ रहा है। बेईमानी को मैं नेगेटिव चार्ज दे दिया और ईमानदारी को पॉजिटिव चार्ज दे दिया। तो यदि गुण है तो इसका मतलब आदमी है, और आदमी है तो इसका मतलब उसके अंदर गुण होंगे। हाँ, दुर्गुण भी हो सकते, सगुण भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बोलो। नहीं आ रहा समझ में। चार्ज है तो अंदाज़ा लगता है कि मास है, और मास है तो भैया उसके पास चार्ज रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि क्वेश्चन ही है ऐसा दिमाग में। चार्ज है तो मास है, क्यों, क्योंकि भाई सीधी सीधी बात है, जहाँ मास होता है चार्ज वहीं होता है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब जो अगला टॉपिक है चार्ज के बारे में, इंटरेस्टिंग टॉपिक, अब वो ये है कि इसकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है दोस्त, हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। ठीक है, तो इसकी मेरे बच्चों पहली प्रॉपर्टी जो निकल के आती है कि चार्ज ट्रांसफरेबल होता है। ठीक है, चार्ज कैसे होता है, ट्रांसफरेबल होता है। ठीक है, चार्ज ट्रांसफरेबल। अब कैसे, जैसे मान लो ये बॉडी है, जैसे एग्जांपल दैट आप समझो। जब आप कंघा करते हो अपने बालों में तो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। चार्ज क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चार्ज क्या होते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी, तुम्हारे कंघे से किस में मूव करेंगे, बाल में, या कि हो सकता है बाल से तुम्हारे कंघे में मूव करे। समझ में आ रहा। तो जब आप दो बॉडी को रगड़ोगे, क्या करोगे, जब दो बॉडी को रगड़ोगे ऐसे इनका फ्रिक्शन करोगे। ठीक है, फ्रिक्शन करोगे तो मेरे बच्चों
अभी तो आपको पता है कि ये दोनों बॉडीज़ क्या हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। समझो, इसके पास 10 प्रोटॉन हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। अब 10 प्रोटॉन होने का मतलब प्लस 10 ई चार्ज है ना, और 10 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब माइनस 10 ई इलेक्ट्रॉन। तो नेट चार्ज क्या हुआ इस बॉडी का, नेट चार्ज हुआ 0, प्लस माइनस ख़त्म हो गए, नेट चार्ज हुआ क्या 0। अभी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। अब मैं इसकी बात करता हूँ। इस पे मान लो प्लस 12 प्रोटॉन है, और मान लो, अरे यहाँ पे प्लस लिखना सही नहीं है ना, अब मान लो माइनस है ना। अब मान लो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मान लो माइनस 12 इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब 12 ठो क्या है, 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन। चलो उसमें चिन्ह हटा देता हूँ, ठीक है। 12 प्रोटॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 12 प्रोटॉन है और 12 क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, 12 प्रोटॉन के पास कितना, एक प्रोटॉन के पास एक ठो ई चार्ज, तो 12 प्रोटॉन के पास 12 ई चार्ज है ना। एक इलेक्ट्रॉन के पास -1 ई इलेक्ट्रॉन, तो 12 के पास -12 ई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इनका नेट चार्ज निकालो। यहाँ भी नेट चार्ज क्या है मेरे बच्चे, यहाँ पे नेट चार्ज जो है तो दोस्त 0 है, कितना है 0, नेट चार्ज कितना है 0 है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब आपने इनका दोनों का करा फ्रिक्शन, क्या किया, फ्रिक्शन, ठीक है। मैं बताता हूँ आगे। जब इनका दोनों का तुमने फ्रिक्शन किया तो हो सकता है कि इसके कुछ जो है तो इलेक्ट्रॉन निकल के उस बॉडी में मूव कर जाए, ठीक है। इसके कुछ जो अपन कह सकते हैं कुछ जो इलेक्ट्रॉन है तो उस बॉडी में मूव कर जाए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ही क्यों मूव करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है तो बहुत आराम से देखो प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, तो इसलिए प्रोटॉन आसानी से नहीं निकलता, ठीक है। निकलता कौन है, इलेक्ट्रॉन, थोड़ी ऊर्जा पाया निकल गया बाहर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इसमें से ऐसे निकला और इसमें चला गया, ठीक है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉन भाग गया, ठीक है, तो इसमें नेट चार्ज निकालो कितना हुआ, नेट चार्ज निकालो। 10 था, 10 इलेक्ट्रॉन था तो 9 इलेक्ट्रॉन, तो -9 ई, और प्रोटॉन कितने हैं भैया, प्रोटॉन है, प्रोटॉन के पास कितना चार्ज है, +10 ई, तो कितना हो गया, 10 में 9 हो गए 1 ई, है ना। 1 ई का कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि प्लस में उत्तर आएगा, है ना। 1 ई का पॉजिटिव चार्ज इसमें आ गया, मतलब इसमें 1 ई का पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गई, है ना। +1 ई पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी में आ गया, ठीक है। अब इस बॉडी में क्या हो गया, वो इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन चला गया इस बॉडी में, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ठीक है। तो इसका नेट चार्ज निकाल लो कितना होगा, इसका जो नेट चार्ज है, तो जब आप कैलकुलेट करोगे दोस्त, तो चार्ज पहले कितना था, 12 इसके प्रोटॉनों के पास कितना था, इसके प्रोटॉन 12 हैं तो +12 ई चार्ज था इसके प्रोटॉनों के पास, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 12 थे तो -12 ई इलेक्ट्रॉन था, मतलब चार्ज था। अब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया है तो एक और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ जाएगा, तो -13 ई चार्ज हो जाएगा इसके पास इलेक्ट्रॉन, है ना। माइनस वाला चार्ज 13 हो जाएगा और प्लस वाला चार्ज 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना। तो टोटल कितना हुआ, 12 में 13 गए, -1 ई इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज जो है ना। तो -1 ई चार्ज जो है तो इसमें क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब ये निगेटिव चार्ज होगी मेरे बच्चे और ये पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए कहा जा सकता है जिस बॉडी से जो है, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो पॉजिटिव चार्ज, और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है तो वो निगेटिव चार्ज हो जाती है। अब ये कैसी चार्ज हो गई, निगेटिव चार्ज हो गई, ये निगेटिव चार्ज हो गई, और ये कैसी हो गई, पॉजिटिव चार्ज हो गई ये बॉडी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। ये सब लिख सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चार्ज क्या होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मूव करता है, ट्रांसफरेबल होता है दोस्त चार्ज, ठीक है। अब इसके बाद जो है स्क्रीनशॉट ले लो भाई, चलो आ जाओ मैदान में, आ जाओ भैया, मज़ा आएगा, ठीक है मेरे बच्चे। जो दूसरा जो अपन कह सकते हैं कि जो हम कहें कि दूसरा इसका जो प्रॉपर्टी है वो इसके, तो चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड मेरे भाई, कंजर्व्ड। अब तुम एक काम कर लो, तुम पूरे ब्रह्मांड को एक डिब्बा समझ लो, पूरे ब्रह्मांड को एक डिब्बा समझ लो,
समझ लिए। अब तुमको पता है ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन होंगे। भाई देखो, हो सकता, देखो ये बात तो क्लियर है कि यदि पूरे ब्रह्मांड के, यदि हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स को मिलाया जाए तो देखो कुछ निश्चित नंबर जो है, तो कुछ निश्चित नंबर जो है ना, एक डेफिनिट नंबर होगा, एक डेफिनिट नंबर जो है, तो एक डेफिनिट नंबर के प्रोटॉन होंगे और एक डेफिनिट नंबर के इलेक्ट्रॉन होंगे। भाई स्वाभाविक सी बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, स्वाभाविक सी बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे, मतलब एक निश्चित नंबर होगा। जब एक निश्चित नंबर होगा दोस्त, जब एक निश्चित नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होगा, ठीक है, तो उसमें चार्ज की मात्रा भी जब कैलकुलेट करी जाएगी तो पूरा ब्रह्मांड तो वैसे क्या रहता है दोस्त, पूरा ब्रह्मांड तो वैसे न्यूट्रल रहता है ना। हाँ, इधर का चार्ज उधर मूव कर गया, उधर का चार्ज इधर को मूव कर गया, तो पॉजिटिवली या निगेटिवली चार्ज होती रहती है बॉडी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन चार्ज ना ही बनता है और ना ही नष्ट होता है। देखो, चार्ज इज कंजर्व्ड, इस बात का मतलब हम लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा दूंगा। चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे एग्जांपल दैट मैं आपको समझाता हूँ कि ब्रह्मांड है, ठीक है, ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड है। समझो उस ब्रह्मांड में 3 बॉडी है, ए, बी और सी। अरे भाई पक्का कुछ निश्चित बॉडीज होंगी, टोटल छोटी बड़ी टोटल कुल मिला के एक कोई निश्चित संख्या तो होगी ना बॉडीज की, कि नहीं होगी? बताओ, बोलो, कोई निश्चित बॉडी तो होगी ना दोस्त मेरे, कि टोटल इतनी जो है तो इतनी बॉडीज हैं। मान लो, हम मान लेते हैं कि मान लो टोटल उस ब्रह्मांड में टोटल 3 बॉडीज हैं, ठीक है। अब हर बॉडी की खासियत होती है मेरे बच्चे, हर बॉडी की खासियत होती है, अजूम कर लो कि पूरा ब्रह्मांड में खाली 3 बॉडी है। अब हर बॉडी की खासियत होती है कि वो इलेक्ट्रिकली क्या रहता है मेरे बच्चे, न्यूट्रल रहता है। क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है। मतलब उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज रहता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अभी देखा जाए तो इसका भी नेट चार्ज 0 है, इसका भी नेट चार्ज 0 है और इसका भी नेट चार्ज कितना मेरे बच्चे? 0 है। कोई डाउट है तो बताओ यहाँ तक, ठीक है। अब मान लो तुमने इस ब्रह्मांड को ऐसे हाथ में उठा के ऐसा खट किया। अब ब्रह्मांड को हाथ में उठाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अजूम कर लो भैया, फिजिक्स पढ़ रहे हो। मान लो ऐसे तुमने ऐसे खट लड़ाया उसको, ठीक है, तो उसमें फ्रिक्शन हुआ, ठीक है। अब फ्रिक्शन हुआ तो उसमें पक्का है कि चार्ज इधर उधर होंगे, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल के थ्रू समझो, मान लो इसके पास जो है तो 12 इलेक्ट्रॉन थे, 12 प्रोटॉन थे। इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन थे। इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन थे और इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन और 14 प्रोटॉन थे। अभी सबका जो नेट चार्ज है 0 है, ठीक है। अभी सबका नेट चार्ज क्या है? 0 है। अब क्यों 0 है? क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन के पास -12 चार्ज और 12 प्रोटॉन के पास +12 चार्ज। इसी तरह इसके पास +13 प्लस और -13 चार्ज, इसके पास +14 और -14 चार्ज। मतलब सबको जोड़ोगे तो अभी नेट चार्ज सबका 0 है, ठीक है। अब जब उसको तुम खटखटाए ऐसे ऐसे करके, अब जब खटखटाओगे तो चार्ज क्या होंगे? इधर उधर मूव होंगे। समझ में आ रहा? तो हो सकता है इसका कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ जाए, इसका कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ जाए, ठीक है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया तो इसके पास तो जानते हो ना एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई दोस्त? कमी हो गई। इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन मूव किया तो इसमें कितना हो गया बताओ? इसका नेट चार्ज कितना हो जाएगा बताओ? 12 इलेक्ट्रॉन थे तो 11 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन था तो 12 ही प्रोटॉन है ना। अब -11 और +12 तो कितना हो जाएगा? +1। इस पे जो है तो +1 ई चार्ज आ गया बॉडी ए पे, ठीक है। बॉडी बी पे कितना चार्ज हो गया बताओ?
बॉडी बी पे कितना चार्ज हो गया, है ना, इलेक्ट्रॉन 13 था तो अब 14 इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना, और प्रोटॉन कितना था, 13 ही है, तो इसके पास -1 इलेक्ट्रॉन आ गया। सी बॉडी पे मान लो कोई असर नहीं पड़ा, उसके पास 14 इलेक्ट्रॉन था तो 14 ही प्रोटॉन है अभी भी। तो बताओ क्या कोई नया चार्ज बना? अरे भाई क्या कोई नया चार्ज बना? बोलो। चार्ज तो कंजर्व्ड है ना, चार्ज तो टोटल उतना ही है, चार्ज तो टोटल उतना ही। कैसे टोटल उतना ही है? चार्ज जोड़ के देखो, पूरे सिस्टम का चार्ज इसका जोड़ो, यहाँ पे कितना था टोटल चार्ज बताओ, यहाँ पे टोटल चार्ज कितना था बोलो, पूरे सिस्टम का चार्ज, इस पूरे सिस्टम का चार्ज निकालो कितना हुआ, और फिर इस पूरे सिस्टम का चार्ज निकालो। तो इस पूरे सिस्टम का जब ब्रह्मांड ऐसे था तो इसका जब टोटल चार्ज निकालोगे तो कितना आएगा बताओ बोलो। इसका भी 0, इसमें भी 0 और इसमें भी 0, तो टोटल इस अभी क्या है, टोटल 0 चार्ज है। अभी कितना है इस ब्रह्मांड में चार्ज कितना? अभी नेट चार्ज इधर का 0 है। अब इस ब्रह्मांड में देखो नेट चार्ज कितना हुआ बोलो। इसके पास +1 ई चार्ज है, ठीक है, इसके पास +1 ई चार्ज है और इसके पास -1 ई चार्ज है। तो ये एक दूसरे को प्लस और माइनस क्या कर गए मेरे बच्चे, ख़त्म कर गए। क्या कर गए? ख़त्म कर गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज जो अलग अलग से जो चार्ज बना था तो वो तो ऑलरेडी प्लस माइनस एक दूसरे को ख़त्म कर देता है, तो आखिर नेट चार्ज तो 0 ही हो ना। तुमको भरोसा नहीं होता तो निकाल लो, प्लस और माइनस टोटल जोड़ लो। इनके यदि टोटल माइनस वाले चार्ज जोड़ लो, इस ब्रह्मांड के टोटल जो है तो माइनस वाले चार्ज जोड़ लो। तो जब इस ब्रह्मांड का तुम माइनस वाला चार्ज जोड़ोगे तो माइनस कितना हुआ देखो, -11 ई इसके पास और -14 ई इसके पास और -14 ई इसके पास, मतलब माइनस कितना हो गया बताओ। 14 को 14, 14 दूनी 28 है ना, 28 10 38 1 39, ठीक है, कितना देखो 14 को 14, 14 दूनी 28, ठीक ना, 14 को 14, 14 दूनी 28 10 38 1 39, ठीक है। तो -39 ई जो है तो चार्ज है इस पे, कितना है -39 ई जो है तो इस पे चार्ज है मेरे भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलो। ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज जोड़ लो भाई, इसका 12 और इसका 13 और इसका 14। अब जोड़ो कितना हुआ पॉजिटिव चार्ज, 4 3 7 2 9 और 1 2 3, इसमें भी +39, ठीक है। तो नेट चार्ज कितना हुआ, प्लस और माइनस जोड़ दो, +39 ई और -39 ई, तो नेट चार्ज अभी भी कितना है मेरे बच्चे, 0 है, मतलब कोई नया चार्ज क्रिएट नहीं हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जो ब्रह्मांड है मेरे बच्चों, तो ब्रह्मांड का टोटल नेट चार्ज क्या रहता है दोस्त मेरे, 0 रहता है। क्या रहता है? 0 रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलो। ब्रह्मांड का टोटल नेट चार्ज जो है तो 0 रहता है, कंजर्व्ड रहता है। क्या रहता है? कंजर्व। उसमें एक निश्चित अमाउंट में चार्ज है, एक निश्चित अमाउंट में चार्ज है, वो कंजर्व्ड है। चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब ठीक है, यहाँ तक तो मान लो किताब की बात हुई। अब मेरा तुमसे क्वेश्चन है मेरे बच्चे, इसको पहले ले लो स्क्रीनशॉट, फिर बात करते हैं, ठीक है। ओके, अब मेरे दिमाग में एक जो है तो एक सवाल है, बोलो तो कहूँ कि यार मेरे दोस्त, जहाँ चार्ज होता है वहाँ मास होता है, जहाँ मास होता है वहाँ चार्ज होता है। ये बात तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, ठीक है। अब तुमने कभी E = mc² के बारे में सुना है दोस्त? E = mc² के बारे में सुना है क्या? बोलो। मैंने अभी चार्ज कंजर्व्ड है, चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। चार्ज को ना तो बना सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हो। लेकिन E = mc² यदि समीकरण के बारे में आपने सुना हुआ है, इक्वेशंस के बारे में आपने सुना हुआ है, तो आपको पता है इसके थ्रू जो है तो मेरे बच्चे एनर्जी जो है तो काहे में बदल जाती है दोस्त। एनर्जी जो है तो हम कह सकते हैं कि वो मास में बदल जाती है, और मास जो है मेरे बच्चे वो काहे में बदल जाता है, एनर्जी में बदल जाता है। ये बात तो आपको हाल ही में ये पता ही होगा दोस्त। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एनर्जी काहे में बदल जाती है, मास में बदल जाती है। तो अच्छा ये बताओ पहले तो, जब एनर्जी मास में बदली तो चार्ज तो बना होगा ना दोस्त, क्योंकि मास बना तो चार्ज बना होगा यार दोस्त।
जब मास बना है तो चार्ज भी तो बना होगा, बोलो, बना, ठीक है, लेकिन नेट चार्ज 0 बना। ब्रह्मांड में कोई और चार्ज एक्स्ट्रा नहीं आ गया। क्यों? क्योंकि जितना प्लस चार्ज बना उतना ही माइनस चार्ज बना, ये बात ध्यान रखना। तो नेट चार्ज क्या हुआ? नेट चार्ज 0 हुआ। नेट चार्ज क्या हुआ? नेट चार्ज 0 हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरे ब्रह्मांड का नेट चार्ज कितना है? पूरे ब्रह्मांड का नेट चार्ज कितना है भाई? ब्रह्मांड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। पूरा ब्रह्मांड देखा जाए, ओवरऑल पूरे ब्रह्मांड का जो है ना, क्या है पूरे किसी भी सिस्टम का टोटल जो चार्ज रहता है, नेट चार्ज रहता है, 0 रहता है। हाँ, उसकी बॉडीज जो अंदर की बॉडीज है वो आपस में चार्ज रह सकती है। हो सकता है किसी से इलेक्ट्रॉन निकले, किसी से इलेक्ट्रॉन जो है तो किसी को मिले, ऐसा हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। ठीक है, तो भाई मैं मानता हूँ एनर्जी चार्ज में कन्वर्ट हुई है। होता है ऐसा जब हाई एनर्जी का जो फोटोन है, जब बहुत हाई एनर्जी का जो फोटोन है ना दोस्त, हाई एनर्जी का जो फोटोन है, फोटोन, ठीक है, तो वो मास बनाता है। वो क्या बनाता है पता है क्या? एक इलेक्ट्रॉन बनाता है और एक पॉजिट्रॉन बनाता है। एक क्या बनाता है? पॉजिट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बनाता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के पास -1 ई चार्ज रहता है और एक पॉजिट्रॉन के पास +1 ई चार्ज रहता है। जब बनता है तो नेट चार्ज क्या रहता है? 0। मतलब ब्रह्मांड में चार्ज ऐड नहीं होता, वो चार्ज और ज़्यादा चार्ज नहीं आ जाता, उसका चार्ज कंजर्व्ड है। इसीलिए कहा जाता है कि हम कह सकते हैं दोस्त मेरे कि चार्ज को ना बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। अब कहोगे जब मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो चार्ज कहाँ चला जाता है? मेरे भाई मैं मानता हूँ, तो मास जब एनर्जी में, जैसे एटम बम जब फूटता है तो पहले तो जो बम रहता है तो वो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहता है, क्योंकि जितना उसमें प्लस चार्ज रहता है उतना ही माइनस चार्ज रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर जब एटम बम टूटता है तो वो कुछ पार्टिकल्स में टूटता है। कुछ किस में टूटता है? कुछ पार्टिकल्स में टूटता है। जो एनर्जी बन गया वो तो ठीक है, लेकिन कुछ जो पार्टिकल बचे, उन पार्टिकल का, वो पार्टिकल इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होते हैं। वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होते हैं दोस्त। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो जो पार्टिकल्स में टूटा है तो वो पार्टिकल्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहते हैं। उनके पास जितना प्लस चार्ज उतना ही माइनस चार्ज। जो बन गया एनर्जी तो बन गया। समझ में आ रहा है ना? लेकिन जो चार्ज है तो उन बॉडीज़ पे रहता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहता है। क्योंकि ऐसा कहा जा सकता है कि मास के पास चार्ज नहीं होता, एटम बम के पास कोई चार्ज नहीं होता। बोलोगे ये कौन सी बात होगी? हाँ भाई, हाँ, मास के पास, अरे भाई एटम बम के पास चार्ज नहीं, वो चार्ज थोड़ी रहता है। उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही निगेटिव, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसलिए माना जाता है कि उसके पास चार्ज नहीं रहता है। तो जब एनर्जी बना वो, तो चार्ज नष्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि उसका नेट चार्ज 0 है मेरे भाई। ठीक है, चलो अब बोलोगे कि क्या हो अगर एटम बम को चार्ज कर दिया जाए? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। समझे ना? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि तुम उसको चार्ज कर दोगे एटम बम को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। अब जो मेरे बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यदि आप समझ चुके हो, तो चार्ज की जो अगली प्रॉपर्टी आती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एडिटिविटी। मेरे बच्चों, चार्ज को नेचुरली जोड़ या घटा सकते हैं। चार्ज को नेचुरली जोड़ या घटा सकते हैं, यही प्रॉपर्टी है ना। नॉर्मली चार्ज को हम लोग जोड़ या घटा सकते हैं। एडिशन मतलब जोड़ होता है, समझते हो ना? ठीक है, समझ में। इनवेरिएशन, चार्ज इज इनवेरिएशन, एक प्रॉपर्टी होती इनवेरिएशन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसमें वेरिएशन नहीं होता दोस्त। देखो, चार्ज जो है मेरे भाई, चार्ज जब मूव करता है, चाहे वो धीमा मूव करे चाहे तेज मूव करे, ठीक है, लेकिन चार्ज उतना ही रहता है। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन को चाहे तुम तेज दौड़ाओ, देखो एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज रहता है? 1 ई चार्ज रहता है। एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज रहता है? 1 ई चार्ज रहता है, -1 ई। तो तुम चाहे इलेक्ट्रॉन को भाई तेज दौड़ाओ
चाहे धीमा दौड़ाओ, ठीक है, लेकिन उसका चार्ज जो है तो -1e इलेक्ट्रॉन, 1e ही रहेगा, -1e ही रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर ही उसमें चार्ज होगा। अब ऐसा नहीं कि उसका चार्ज बढ़ जाए या घट जाए, ऐसा नहीं होता है। तो चार्ज इज इन वेरिएशन, चार्ज जो है तो चार्ज की प्रॉपर्टी इन वेरिएशन, उसमें गति का कोई प्रभाव नहीं है। ऐसा नहीं कि मोशन ज़्यादा करा दिए कम करा दिए तो वो कम या ज़्यादा हो जाएगा, नहीं भाई, वेरिएशन नहीं होता उसमें, ठीक है। इसको इन वेरिएशन प्रॉपर्टी बोलते हैं चार्ज की, ठीक है। इसके बाद चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रॉनिक, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जब चार्ज जो है ना दोस्त, चार्ज, अब समझना, चार्ज यदि स्टैटिक है, कैसा स्टैटिक मतलब चार्ज यदि खड़ा है, ठीक है, तो वो सिर्फ अपनी फील्ड जनरेट करेगी। चार्ज की फील्ड कौन सी है बताओ, चार्ज की फील्ड कौन सी है? चार्ज एक, जब मैं जैसे मान लो कि एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे नॉर्मली रखा हुआ है, ठीक है, तो ये एक फील्ड जनरेट करता है, अपना एक औकात जनरेट करता है। कुल मिला के ऐसा कहो कि जैसे राख से धुआं निकलता है, ठीक है, राख से क्या निकलता है? धुआं निकलता है, समझ रहे हो ना। जैसे सूर्य से किरण निकलती, उसी तरह चार्ज से जो है तो एक फील्ड निकलती है। क्या होती है? चार्ज से एक फील्ड निकलती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चार्ज से एक फील्ड निकलती है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। आगे आप इसका अध्ययन करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। साथ में यदि चार्ज मेरे बच्चे मूव कर रहा है, कैसा कर रहा है? मूव कर रहा है। यदि चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है, चार्ज यदि मूव कर रहा है, चार्ज ऐसे चल रहा है, ठीक है, जैसे मान लो आपका जो घर का जो सर्किट होगा, जो तार होगा, उसमें चार्ज मूव करता है, तो वो दो प्रकार की फील्ड जनरेट करता है। जब एक चार्ज ऐसे मूव करता है तो वो दो प्रकार की फील्ड जनरेट करता है। जैसे मान लो यदि इधर को चार्ज है, जैसे मान लो नीचे से ऊपर को चार्ज ऐसे बह रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो तुमको ऐसे करना है, ऐसे करके ऐसे मोड़ो, हाँ मोड़ लिए, ये मोड़ लिए, ऊपर की ओर करंट जा रहा है, चार्ज जा रहा है, तो समझ रहे हो ना। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ये कौन सा है? देखो, चार्ज जहाँ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसके साथ साथ जाएगी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कहाँ? ये अंगुली जो है, अंगुलियाँ मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे राउंड राउंड करती हुई उसके साथ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके साथ जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे उसको राउंड करती हुई, ऐसे चार्ज जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सीधा जाएगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी? ऐसे उसके साथ जाएगी, ऐसी घूमती हुई। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो कि नहीं आया? समझ में आया ना। तो जब चार्ज मूव करता है, लेकिन हाँ, वो चार्ज कैसे मूव करना चाहिए पता है? वो चार्ज मूव करना चाहिए एक कांस्टेंट स्पीड में। ऐसा नहीं कि वो अपना दिशा बदले, या ऐसा नहीं कि वो तेज़ या धीमा चले, समझ में, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक कांस्टेंट स्पीड में चलना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या हो है ना, तो जब चार्ज मूव करता है तो यदि कांस्टेंट स्पीड है, क्या है? कांस्टेंट स्पीड है। यदि मान लो कांस्टेंट स्पीड है ना, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। लेकिन यदि वो एक्सीलरेट होगा, क्या होगा? एक्सीलरेट। यदि मान लो वो मुड़ रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है, ठीक है। अब डायरेक्शन कैसे बदलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डायरेक्शन बदलता है, वो बात आगे की है, ठीक है। मान लो एक्सीलरेट करेगा, ठीक है, एक्सीलरेट करेगा, हो वो तेज़ धीम चले, कहीं पे तेज़ कहीं पे धीम चले, या समय के साथ उसकी गति बढ़ती जाए, मोशन उसका बढ़ता जाए, स्पीड बढ़ती जाए, तो यदि ऐसा केस है तो वो एनर्जी भी रेडिएट करेगा। क्या करेगा दोस्त? एनर्जी भी रेडिएट करेगा। और वो एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में वो निकलेगी। किस रूप में निकलेगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में निकलेगी। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है बताओ? पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, फिर समझाता हूँ कि एक्सीलरेटेड मोशन में कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगी। ठीक है, मिटा देता हूँ। ठीक है, अभी देखना, आगे सुनना, अच्छे ढंग से डिटेल से सुनना दोस्त। ओके, तुम अज्यूम करो, सोचो, बस सोचो, बस हो गया, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं।
एक शांत पानी है, ठीक है, शांत पानी में नाव आराम से मूव कर रही है, तो क्या उसमें लहर बनेगी? बहुत बहुत मतलब बहुत थोड़ी मात्रा में, नेग्लिजिबल बनेगी। आराम से ऐसे चल रही है तो लहर नहीं बनेगी, वो पानी को डुलाएगी नहीं ज़्यादा, बहुत धीरे धीरे मूव। यदि मान लो आराम से कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रही है तो आराम से पानी को चीरती हुई निकलेगी आराम से, पानी में ज़्यादा हलचल नहीं होगी, होगी लेकिन कम होगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक, देखो चार्ज मूव कर रहा है तो उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चल रही है भाई। मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के साथ चलती है, मैग्नेटिक फील्ड राउंड करती हुई चल रही है। मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उस चार्ज में। अरे भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होता है मेरे बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है ना दोस्त, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड से बनती है। तो चूंकि मूविंग चार्ज में मेरे बच्चे, मूविंग चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रहती है मूविंग चार्ज में, ठीक है। स्टैटिक है तो खाली इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है, लेकिन जब चार्ज मूव करता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है। तो मतलब पहले से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहती है उसमें, ठीक है, वो एनर्जी उसमें रहती है, लेकिन वो चीज़ बाहर नहीं निकलती, रेडिएट नहीं होती, क्यों? क्योंकि उसको धक्का नहीं लगता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे मान लो कि अपन कह सकते हैं कि जैसे गाड़ी चल रही है, उसमें धूल जमी हुई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब कि वो गाड़ी चार्ज हो गया और धूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, उस वो धूल जो है तो उसके साथ साथ जो है तो चिपकी है उस गाड़ी में, ठीक है। लेकिन जब गाड़ी और तेज़ रफ्तार से चलेगी तो वो धूल उड़ जाएगी, क्या हो जाएगी? वो धूल उससे उड़ने लगेगी। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होने लगेगी, वही जो थी वही अब क्या होने लगेगी, निकलने लगेगी। क्या होने लगेगी? ऐसे निकलने लगेगी, ठीक है। इसलिए मूविंग चार्ज में ऐसे ही जो है, तो मूविंग चार्ज में जब कांस्टेंट स्पीड में है, नॉर्मल स्पीड में कांस्टेंट स्पीड में है, धक्का वगैरह नहीं लगता, तो वो जमी हुई धूल उससे नहीं निकलती, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उससे बाहर नहीं निकलती। लेकिन जब उसको धक्का लगा ऐसे ऐसे, तो डिस्टर्बेंस पैदा हुआ इनमें क्या पैदा हुआ? डिस्टर्बेंस, और ये बाहर जनरेट हो जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाहर निकल जाएगी, दोनों वेव्स बाहर निकलने लगेंगी, ठीक है। ये दोनों फील्ड जो है तो बाहर निकलने लगेंगी, मतलब वेव के रूप में। किसके रूप में? वेव के रूप में। समझ में आ रहा है कि नहीं रहा? बोलो। आशा करता हूँ मेरे बच्चे सब समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद जो चार्ज की जो अगली प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो मेरे बच्चे इसका एसआई यूनिट तो मैंने बता ही दिया। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? कूलॉम। क्या होता है? कूलॉम होता है। इसका एसआई यूनिट कितना होता है मेरे बच्चे? कूलॉम होता है। और मैंने एक चीज़ और ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज जब तुम लाते हो ना तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। जैसे घर वाले बोलते हैं ना, क्यों दोनों एक मेरे हैं, ये सुनकर नहीं पटाता है, ठीक है ना। क्रूर व्यक्तियों का नहीं पटता दोस्त, लेकिन यदि एक बोलने वाला और एक सुनने वाला हो तो जमता है। लेकिन दोनों बोलने वाले हैं तो उनकी दोस्ती ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, लेकिन यदि एक बोलने वाला दूसरा सुनने वाला तो उनकी दोस्ती जमती है, ठीक है। मतलब एक जो पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है, इनके बीच में जमती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्शन होता है इनके बीच में दोस्त। तो मेरे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता हूँ, जो भी बचेगा वो हम लोग क्या करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं आपको कहूँ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसको समझा देता हूँ। पहले इसको लिख लो, ठीक है। चलो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसकी एक और प्रॉपर्टी बनती है क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, है ना। क्वांटाइज्ड चार्ज कैसा होता है? क्वांटाइज्ड होता है। मेरे भाई, यदि तुम मेरे पास आओ और मेरे से चार्ज मांगोगे, क्या मांगोगे? चार्ज। तुम मुझे चार्ज दे दो, तो मैं तुमको 1 ई चार्ज दूंगा, या कि 2 ई चार्ज दूंगा, या कि 3 ई चार्ज दूंगा, या कि 4 ई चार्ज दूंगा। 1.5 2.5 नहीं दे सकता। आधा तिहाव चार्ज नहीं होता है,
समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को भाई तोड़ थोड़ी सकते हो, इलेक्ट्रॉन तो अपने आप में फंडामेंटल पार्टिकल होता है। एक इलेक्ट्रॉन के पास जितना चार्ज रहता है उसको 1e कहते हैं। कितना कहते हैं? 1e। एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज रहता है। तो एक बॉडी में या कि इतना चार्ज प्लस में हो सकता है, ये प्रोटॉन है तो प्लस मिलेगा, इलेक्ट्रॉन तो माइनस में। तो एक बॉडी में या कि एक ही रहेगा, या कि 2 चार्ज रहेगी, या कि 3 चार्ज रहेगी, कि 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या कि 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज रहेगा। लेकिन 1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का 1.5 होता ही नहीं है दोस्त, इलेक्ट्रॉन को तोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि चार्ज क्या होता है मेरे बच्चे? क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, या कि 1 ही ले सकते हो, या कि 2 ही ले सकते हो, 3। एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1e का वैल्यू पूछ लेता है कि 1e का मान कितना होता है, फंडामेंटल चार्ज कितना होता है, इतना होता है। ठीक है, तो मेरे बच्चों आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई मेरे कमेंट ज़रूर कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और उसमें कमेंट करना कि मैं कैसा पढ़ाया, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। ठीक है, जैसा भी मैं अपने बारे में बता दूँ, प्रोफेशनली आई एम अ टीचर। ठीक है, ट्यूशन टीच करता हूँ मेरे बच्चों, है ना। मुझे लगा वीडियोज़, चूँकि पढ़ा हूँ चीज़ें, तो सोचता हूँ कि बना डालूँ वीडियो ताकि लड़कों का भला हो जाए। मेरे वजह से यदि आपका भला होता है तो ये मेरा सौभाग्य होगा। शेष जय हिंद, जय भारत।